Hello everyone. Today we are going to start with economics, 12th commerce, chapter 1. So let us see the textbook. This is a front page of your textbook ebook. Let's go to the first chapter. What is given in index? See first. Chapter number 1 is regarding introduction to micro and macroeconomics. Micro and macroeconomics. We are going to see basic difference between micro and macroeconomics in this chapter. Second chapter is regarding utility analysis. Third one is demand analysis. Chapter number 3 is divided into two parts, A and B. So chapter 3B is elasticity of demand. So if I see index and if I compare it with previous year's syllabus, there is no major change. Hardly some of the topics are little bit changed. So in case if you have old syllabus का textbook, then also you can use it up to certain extent. तो जो मैक्रो लेवल का पार्ट है, चैप्टर है, जस्ट लाइक चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, एंड चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया. इसमें से चैप्टर नंबर 8 और 10 इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है, बाकी जो चैप्टर है दे आर सिमिलर. ठीक है, हो सकता है कंटेंट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो, बराबर. तो ऑलमोस्ट जो लास्ट ईयर का सिलेबस था 80%, 85% that is same. So we are on chapter number 1. The name of the chapter is Introduction to Microeconomics and Macroeconomics. As the name of the chapter is given, this chapter basically talk about micro and macroeconomics. Now what is microeconomic? नाम से ही पता चलता है, ये वर्ड हमने कई बार सुना हुआ है. माइक्रो है ना, माइक्रोवेव, माइक्रोचिप, ऐसा वर्ड हमने कई बार सुना हुआ है. तो ये वर्ड माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है जो स्मॉलेस्ट है, छोटा सा है, ठीक है ना, वो माइक्रो हो गया. और मैक्रो, मैक्रो क्या है इसका उल्टा, दैट मीन्स बिगर वन, राइट. तो यहां पर हम इसको इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं. ऐसा क्यों देख रहे हैं इसको? क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं तो स्टडी करने का दो पैटर्न है. एक तो आप माइक्रो टाइप में जाते हो या तो आप मैक्रो टाइप में जाते हो. और आपका ये जो 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है उसमें के कुछ चैप्टर्स माइक्रो इकोनॉमी से डील करते हैं, और जो लेटर के चैप्टर्स हैं आगे चैप्टर नंबर मे बी 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना, ये जो चैप्टर्स हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करते हैं. तो क्या होता है माइक्रो और मैक्रो, यहां पर हम इंट्रोडक्शन के साथ में समझेंगे. तो देखो यहां पर लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. मेन ब्रांचेस इसको बताया गया है, बट ब्रांच से ज्यादा ये स्टडी का पैटर्न है. ठीक है. द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. तो आपको ध्यान देना है जब हम माइक्रो की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो कहां से आया है? ग्रीक वर्ड विच मीन्स माइक्रोज. हाँ, ज्यादा चेंजेस नहीं है. देखो यहां पर सी है, इंस्टेड ऑफ सी उन्होंने क्या यहां पर पुट किया है? के पुट किया है. तो याद करने के लिए बहुत आसान है, यू कैन रिमेंबर इट. माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल और अ मिलियनथ पार्ट, बहुत ही छोटा. और मैक्रो ये जो टर्म है ये भी कहां से आया है? ये भी ग्रीक वर्ड से आया है. वो ग्रीक वर्ड क्या है? मैक्रोज. ठीक है, विच मीन्स लार्ज. तो उसके मीनिंग में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, जैसा हमने यहां पर इंडिकेट किया था. माइक्रो मीन्स स्मॉल और मैक्रो मीन्स लार्ज. These terms were coined by Norwegian
इकोनॉमिस्ट रेगनार फ्रिश ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933। तो ये नाम हम लोग याद रखेंगे, जो इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, ये हमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो इस नाम को आपको याद रखना है। ठीक है, क्या नाम है? रेगनार फ्रिश, बराबर है, रेगनार फ्रिश ऑफ 1933, ऑस्लो यूनिवर्सिटी के। तो इन्होंने ये वर्ड दिया था, कौन से वर्ड की बात कर रहे हैं? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। अब यहां पर उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, तो आपके लिए आप इसको रीड कर लेना। ठीक है, हम डायरेक्टली मीनिंग पे जंप करते हैं। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। तो मीनिंग में हम देख रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है और क्या कवर करता है, उसका स्कोप क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, कोई एक प्रोडक्ट का स्मॉल पार्ट, उसको हम माइक्रो बोलते हैं, है ना, छोटा सा। जैसे चौक है, चौक से आप बोर्ड पे लिखते हो तो उसका डस्ट गिरता है, तो वो जो चौक का डस्ट है ना, वो जो डस्ट है वो क्या हो जाता है? माइक्रो से हम बोलेंगे। और जो पूरा चौक है उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रो। ये बात समझ में आई? एग्जांपल समझ में आया ना? तो किसी एक पर्टिकुलर थिंग का जो स्मॉलेस्ट पार्ट किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? माइक्रो बोला जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद अ स्मॉल पार्ट। तो जो भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे वो स्मॉल पार्ट को दर्शाएगा, मतलब ओवरऑल जो स्टडी है वो उसको नहीं देखेगा। वो क्या करेगा? जैसे हम कहते हैं ना, पोस्टमार्टम करना किसी चीज का, बाल की खाल निकालना। तो कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है, उसके तह तक जाना, माइन्यूट लेवल तक जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो लेवल, है ना। तो जब हम छोटे पार्ट को स्टडी करते हैं, पूरे पर्टिकुलर चीज को स्टडी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज बीमार पड़ गए, कोरोना से नहीं, कोई नॉर्मल बीमारी है आपको, ठीक है, बुखार वगैरह आ रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, तो सपोज आपको ये जो फीवर आ रहा है वो 3-4 दिन से आ रहा है, तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगा? गेट अ ब्लड टेस्ट डन, है ना। ब्लड टेस्ट के लिए बोलेगा कि ब्लड टेस्ट हो जाएगा, रिपोर्ट आएगी तो हमें भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। जब आप पैथोलॉजी में जाओगे तो जो पैथोलॉजी वाला है वो आपका पूरा ब्लड निकाल देगा बॉडी का, या उसका स्मॉलेस्ट पार्ट लेगा? हाँ, वो बोलेगा नहीं नहीं, हमको तो पूरा ब्लड स्टडी करना है, आपका हमको पूरा ब्लड निकालना पड़ेगा बॉडी से। क्या लगता है ऐसा होगा? नहीं, एक छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्ट वो निकालेगा जिसके ऊपर वो क्या करेगा? एनालिसिस करेगा, है कि नहीं। तो वो आपके पूरे बॉडी में से लगभग बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ब्लड वो क्या करता है? निकालेगा, और उसको क्या करेगा? टेस्ट करेगा, और आपको फिर रिजल्ट बताएगा। तो उसने पूरा बॉडी का एनालिसिस किया, पूरे बॉडी का ब्लड का, कि एक सैंपल का एनालिसिस किया। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो एनालिसिस। क्या बोलेंगे? माइक्रो एनालिसिस। तो ऐसे यहां पर ये बात किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स दस डील्स विद अ स्मॉल पार्ट। स्मॉल पार्ट के साथ क्या करता है? वो डील करता है ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। अभी ये देखो, नेशनल इकोनॉमी की बात करेंगे ना तो वो मैक्रो लेवल पे आ गया, बड़े लेवल पे आ गया। बट नेशनल में से हम क्या कर रहे हैं? स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, जो कि माइक्रो है। समझा क्या? It studies the economic action and behavior of individual unit. It study the economic action and behavior of individual unit. अभी individual unit मतलब सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी एज अ होल की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे इकोनॉमिक में से कुछ सिंगल यूनिट होगा ना, उसका इकोनॉमिक एक्शन क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसको ये लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, सच एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, individual producer or a firm, the price of a particular commodity or a factor etc. अब हम कंपेयर करते हैं, इसको समझना कैसे है। देखो यहां पर क्या बताया? इंडिविजुअल कंज्यूमर, मतलब ये पूरे मार्केट को स्टडी नहीं कर रहे। अगर हम मार्केट को स्टडी करते हैं ना तो क्या हो जाता था? मैक्रो। बट यहां पर उसमें से एक कस्टमर को हम लोग क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल कस्टमर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, अगर हम इंडिया के सारे प्रोड्यूसर्स के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो वो मैक्रो लेवल पे होता था। कौन से लेवल पे? मैक्रो, बड़े लेवल पे होता था। बट हम लोग कुछ प्रोड्यूसर्स के ऊपर या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, तो वो कौन सा स्टडी हो गया? माइक्रो लेवल का। ठीक है,
और अ फर्म या किसी सिंगल फर्म के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, सारे कमोडिटीज का स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्या हो गया मैक्रो। बट कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी का स्टडी कर रहे हैं तो क्या हो गया माइक्रो स्टडी, ठीक है ना। और अ फैक्टर, या तो कोई फैक्टर है ना, सारे फैक्टर्स का करेंगे तो मैक्रो, सिंगल फैक्टर का करेंगे तो माइक्रो। तो माइक्रो और मैक्रो, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो जब भी हम लोग एग्रीगेट की बात करें, किसकी बात करें, एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल, किसी बड़े चीज के एनालिसिस की बात करते हैं, किसी ह्यूज क्वांटिटी की हम लोग बात करते हैं, किसी ग्रुप की हम लोग बात करते हैं, तो वो मैक्रो है, MACRO, मैक्रो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग किसी इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, किसी छोटे यूनिट की बात करते हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करते हैं, तो वो कौन से लेवल की बात करें हम लोग, माइक्रो, ठीक है, MICRO। डेफिनेशन देखते हैं। तो यहां पर मॉरिस डॉब, इन्होंने क्या बताया, माइक्रो इकोनॉमिक इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक। देखो जैसे अभी अभी बात किया ना, ब्लड सैंपल टेस्ट करते हैं, तो ब्लड सैंपल को किस में टेस्ट किया जाएगा, उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जा सकता है ना। वैसे आप क्या करते हैं, किसी भी चीज का अगर माइन्यूट लेवल पे आप अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो कौन सा इकोनॉमिक्स की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो जब आप इकोनॉमी का माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हो तो इसे क्या बोला गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये डेफिनेशन है, बाय ऐड करना है आपको, छोटा सा डेफिनेशन है। फिर देखो प्रोफेसर AP लर्नर है, इन्होंने क्या बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप एज इट वर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, the individual or household as a consumer and individual or firm as producers play their part in the working of the economy, whole economy। मतलब पूरे इकोनॉमिक में ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म की बात करें यहां पर, तो ये डेफिनेशन थोड़ा बड़ा हो गया, बट अगर आप बायट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हमारे पास तो मॉरिस डॉब है, उन्होंने छोटा डेफिनेशन दिया हुआ ही है। तो लर्नर क्या बोल रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमिक थ्रू अ माइक्रोस्कोप। जो पूरा इकोनॉमी है, मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, पूरे कंट्री का इकोनॉमी है ना, तो पूरे कंट्री के इकोनॉमिक में से हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब सबको नहीं देख रहे हैं, उसमें से जो इंडिविजुअल यूनिट है, जो छोटे छोटे यूनिट है, एज इट वर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी के बॉडी में जो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, है ना, द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, मतलब पूरे इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करें, या किसी घर की बात करें, या कंज्यूमर की बात करें, या किसी फर्म की बात करें, प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक छोटे से हिस्से की जब हम बात करें तो हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स एन आइडिया ऑफ द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये चार्ट देखो दे दिया, इसका स्कोप बता दिया हमको। तो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, जिसके अंदर 3 थियरीज बताई गई है आगे जाके, जिसको हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। इसके ऊपर चैप्टर्स है, तो हम लोग इसको डीप में आगे स्टडी करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, पहली थियरी क्या है, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप प्राइस कैसे डिसाइड करते हो। तो कैसे डिसाइड करते हैं, उसमें एक पार्ट होता है डिमांड एनालिसिस का, और दूसरा पार्ट होता है सप्लाई एनालिसिस का। तो इसके ऊपर भी ना सेपरेट चैप्टर है, डिमांड का एक अलग चैप्टर है, सप्लाई का अलग चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, अब यहां पर क्या देख रहे थे हम लोग, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मतलब गुड्स सर्विसेज, ठीक है। यहां पर क्या देख रहे हैं, फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर हम लोग किसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाता है, 4 चीजें आ जाती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर। रिपीट करो मेरे साथ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर। लैंड जमीन है ना, तो जो जमीन होता है उसके लिए आप क्या पे करते हो, आप पे करते हो रेंट,
बराबर है। लैंड के लिए आप क्या पे करते हो, रेंट पे करते हो। लेबर, लेबर के लिए क्या पे करते हो आप, वेजेस। कैपिटल, कैपिटल के लिए आपकी क्या पे करते हो, इंटरेस्ट, है ना। कैपिटल मतलब पैसा, पैसा लेना है, लोन वगैरह लेना है तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर मतलब जो ओनर है उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर प्राइसिंग। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है, रेंट कैसे डिसाइड होता है, वेजेस कैसे डिसाइड होता है, इंटरेस्ट कैसे डिसाइड होता है और प्रॉफिट कैसे डिसाइड होता है, ये हम पढ़ेंगे थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में। गॉट इट। लास्ट है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करें, अभी इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे होगा, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। वेलफेयर तभी हो पाएगा जब एफिशिएंसी है। और कोई चीज एफिशिएंट है ये कब मालूम पड़ता है, जब आप कम रिसोर्सेस में ज्यादा करके दिखाते हो ना, तो उसको बोलते हैं एफिशिएंट। क्या बोलते हैं, एफिशिएंट। व्हेन यू हैव लेस रिसोर्सेस एंड यू आर प्रोड्यूसिंग मोर, यू आर गिविंग मोर, है ना, तो आपको बोला जाएगा कि यू आर अ एफिशिएंट पर्सन। तो यहां पर एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, हम जो कंज्यूम करते हैं उसमें की एफिशिएंसी, और फिर ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो पार्ट ए देखो, इसको थोड़ा सा एलोबरेट किया यहां पर। पहला क्या है, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी is determined by the market forces of demand and supply। इसको कैसे समझे हम, फॉर एग्जाम्पल राज है, राज को एक टी शर्ट परचेस करना है, ठीक है। वो मार्केट में गया, वहां पर एक वेंडर था, टी शर्ट सेलर है, और उसको एक टी शर्ट पसंद आया। उसने पूछा ये टी शर्ट कितने का है, तो वो वेंडर ने बोला कि ये टी शर्ट 400 रुपीज का है, ठीक है। तो अगर वो फिक्स्ड प्राइस शॉप नहीं है, मतलब पहले से प्राइस डिसाइडेड नहीं है, उसने ऐसे ही जनरल टी शर्ट लिया जिसके ऊपर कोई प्राइस लिखा हुआ नहीं था, वेंडर से उसने पूछा कितने का, उसने बोला 400 रुपीज का है। आपको क्या लगता है, राज डायरेक्टली क्या करेगा, हाँ 400 है ना, पैसे लो और मैं लेके आ जाता हूं, या वो ट्राई करेगा बार्गेन करने का, ही विल ट्राई टू बार्गेन, है ना। बोलेगा क्या 400 रुपीज, मुझको 250 में दे दो, 300 में दे दो, जैसा उसका बार्गेनिंग कैपेसिटी है कि नहीं। अब वहां से जो सेलर है, वेंडर है, उसको प्रोडक्ट सेल करना है, वो भी क्या देखेगा, नीड देखेगा, यूटिलिटी देखेगा, सामने वाला जो कस्टमर है उसकी अर्ज कितनी है कि नहीं, और उसके हिसाब से वो भी वहां पर जवाब देगा। अगर उसको भी अपना प्रोडक्ट सेल करना है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट फिक्स्ड प्राइस वाला नहीं है, तो डेफिनेटली वो भी क्या करेगा, अपना जो प्राइस है थोड़ा कम करेगा। तो वो बोल सकता है कि नहीं नहीं, मुझको 250 में नहीं जमेगा, मैं आपको 350 तक दे सकता हूं, है ना। और समझिए आफ्टर 10-15 मिनट का जो डिस्कशन है, उसके बाद ये समझा कि वो उसने 300 रुपीज में दे दिया, कितने में दे दिया, 300 रुपीज में। तो यहाँ पर जो राज है, राज का डिमांड था, और जो वेंडर था उसका सप्लाई था, है कि नहीं। दोनों के बीच में क्या हो रहा था, क्लैश हो रहा था। सेलर चाहता था 400 में बिके, और जो बायर है वो चाहता था 250 में बिके, लेकिन दोनों के बीच में क्लैश हुआ और ये प्राइस आके रुका कितने पे, 300 पे, है ना। तो यहां पर जो प्राइस डिसाइड हुआ है, ये किससे डिसाइड हुआ है, मार्केट फोर्सेस। किससे डिसाइड हुआ है, मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, बराबर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, एंड सप्लाई एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो यहां पर जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें ना, माइक्रो, तो हम लोग यहां पर एक सिंगल कंज्यूमर या सिंगल सेलर के बारे में बात करें, उसका बिहेवियर को हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, पूरे मार्केट के बिहेवियर को नहीं, ऑल ओवर कस्टमर को नहीं, है ना। कस्टमर एज अ ग्रुप की बात नहीं कर रहे हम लोग, इंडिविजुअल कस्टमर, सिंगल कस्टमर और सिंगल सेलर, उनका बिहेवियर कैसा है, जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस, दैट इज किसका एनालिसिस कर रहे हैं, अगर डिमांड का एनालिसिस है तो इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर देख रहा है, ग्रुप के कंज्यूमर का नहीं, ठीक है ना। सप्लाई एनालिसिस है तो पूरे सप्लायर के ग्रुप की बात नहीं कर रहा है, सिंगल सप्लायर की बात कर रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं, तब जाके क्या होगा, माइक्रो होगा। अदरवाइज
अगर हम लोग पूरे मार्केट का डिमांड और सप्लाई देखेंगे तो हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या, मैक्रो। ठीक है, तो हमको यहां पर डिफरेंशिएट करना है, माइक्रो क्या होगा और मैक्रो क्या होगा। तो जब हम एग्रीगेट की बात करेंगे तो मैक्रोस, और जब हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे तो माइक्रोस। ठीक है, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तो मैंने चार्ट के समय ही आपको बता दिया कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इसका मीनिंग निकाला जाता है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, 4। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर। इन माइक्रो इकोनॉमिक, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये ऐसे फैक्टर है जो प्रोडक्शन में मदद करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। बिना इन 4 फैक्टर्स के आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, है ना। आपको गुड्स प्रोड्यूस करना है तो आपको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए, तो ही जाकर आप क्या कर सकते हो, गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर्स। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड, फैक्टर का रिवॉर्ड मतलब फैक्टर को इनाम क्या मिलता है। तो मैंने आपको बताया ना, जो लैंड है उसको क्या इनाम मिलेगा, उसको मिलेगा रेंट। जो लेबर है, व्हाट ही विल गेट, ही विल गेट वेजेस, है ना। ये उसका क्या है, रिवॉर्ड है। जो कैपिटल हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो उसको क्या देना पड़ेगा हमें, इंटरेस्ट। और लास्ट में जो ओनर है, एंटरप्रेनर है, जो मेहनत कर रहा है, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए प्रॉफिट। ये उनका क्या है, रिवॉर्ड है। ठीक है, फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेनर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसाइड करता है, देखो लिखा माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग। हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग मतलब आपकी मदद करता है पता लगाने में कि लैंड को कितना रेंट देना चाहिए, लेबर को कितना वेजेस देना चाहिए, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट देना चाहिए, और एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट होना चाहिए। ये पता लगाने में कौन मदद करता है, आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है, देखो थियरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विथ एफिशिएंसी इन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। वेलफेयर का बेसिक मतलब समझिए, हम यहां पर सबकी भलाई की बात कर रहे हैं, और सबका भला कब होगा, जब हमारा जो रिसोर्सेस है उसका अलोकेशन प्रॉपर हुआ है। अलोकेशन का मतलब क्या होता है, उसका बंटवारा, है ना। कई बार हम लोग ये स्लोगन यूज करते हैं, रिचर बिकम मोर रिचर, पुअर बिकम मोर पुअरर। अमीर और अमीर होते जाता है, गरीब और गरीब होते जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मनी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अमीरों के पास ज्यादा धन है और गरीबों के पास कम धन है ना। तो इसका अलोकेशन प्रॉपर नहीं हुआ। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, वेलफेयर अच्छा कब होगा। थियरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी इन द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर रिसोर्सेस को ठीक तरीके से अलोकेट किया जाए तो ही जाके प्रॉपर वेलफेयर होगा, तभी जाके सबकी भलाई होगी। Efficiency in the allocation of resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people। देखो, और ये efficiency कब आएगी, efficiency in the allocation of resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people। जब लोगों का satisfaction में maximization होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग जब सेटिस्फाई होंगे तभी जाके सबका वेलफेयर होगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से रीड किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात इन्होंने क्या बताया, थियरी ऑफ वेलफेयर क्या है। थियरी ऑफ वेलफेयर डील्स विद एफिशिएंसी इन अलोकेशन। आप जो रिसोर्सेस लोगों में बांटते हो वो कितना एफिशिएंट है कि नहीं। efficiency in the allocation of resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people। जो ऐसा रिसोर्सेस, फॉर एग्जांपल हमारे गवर्नमेंट ने अगर कोई स्कीम निकाली कि इस स्कीम से क्या होगा, लोगों को फायदा होगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी सबको प्रोवाइड की जाए, है कि नहीं। आप बीच में देखा था ना, कुछ आरोग्य कार्ड मिल रहा था सबको। तो अगर कोई पुअर फैमिली से है और वो जाकर के कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपना इलाज कराता है, तो जो उनका आरोग्य कार्ड है उससे क्या होगा, उनका इलाज फ्री में हो जाएगा। उसका कुछ लिमिट दिया था, 1-1.5 लाख रुपए तक का कुछ लिमिट दिया गया था। अब सपोज
इसका फायदा बहुत कम लोगों ने उठाया, गिने चुने लोगों ने उठाया, तो क्या ये वेलफेयर एफिशिएंट होगा? नहीं, ये वेलफेयर एफिशिएंट होगा नहीं। ये जो वेलफेयर एफिशिएंट कब होता है? जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलता है, और इसी को यहां क्या बोला गया है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या होना चाहिए? सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना? तभी हम बोलेंगे इसको कि ये इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए हुआ है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व 3 एफिशिएंसी। तो इसमें 3 चीजें हैं। पहला है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मींस producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources। जो रिसोर्सेस आपको दिए गए हैं उसी रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके दिखाना, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एग्जांपल, सपोज आपके 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी है। सपोज आप बना रहे हो बजाज की बाइक्स बना रहे हो आप, ठीक है ना? अभी बजाज की बाइक्स जो बन रही है तो हमको पता है उसमें 2 टायर फिट करने पड़ते हैं, एक आगे एक पीछे, है ना? 2 टायर फिट करने पड़ते हैं बाइक में। अभी सपोज आप एक एम्प्लॉय हो और आप क्या करते हो? वो टायर फिटिंग का काम करते हो, वर्कर समझ लो, ठीक है? और आप टायर फिटिंग का काम करो और आपको दिया गया है 200 बाइक्स। कितनी बाइक दी गई है? 200। और आपको बोला है कि ये जो टायर है वो सारी बाइक्स में क्या करना है? फिट करना है। तो 200 बाइक में कितना टायर्स लगेगा? ऑब्वियसली 200 इंटू 2 कितना हो जाता है? 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 400 बाइक 400 जो टायर्स है वो यूज होना चाहिए, ठीक है? बट ऑर्गेनाइजेशन को मालूम है कि क्या होता है जब हम लोग टायर्स फिट करते हैं तभी कुछ टायर्स क्या हो सकते हैं? खराब हो सकते हैं, है ना? फिट करने के दौरान कुछ टायर्स में क्या हो सकता है? प्रॉब्लम आ सकता है, खराब हो सकता है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा टायर दे देते हैं। तो उन्होंने ऐसा समझा कि पर 100 के ऊपर 10 टायर एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 200 बाइक है ना, तो आपको 20 टायर एक्स्ट्रा मिलेंगे। मतलब 400 की जगह आपको 420 टायर मिल रहे हैं। इंस्टेड ऑफ 400 यू विल गेट 420 टायर्स। बराबर है? क्यों? उनको मालूम है कि टायर ट्यूब लगाते लगाते कुछ ना कुछ टायर तो क्या होने वाले हैं? खराब होने वाले ही है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को मालूम है कि 100 पे 10 टायर तो खराब होता ही है, तो चलेगा, ये नॉर्मल लॉस हम लोग लेकर के चलते हैं। बट अगर एक वर्कर एफिशिएंट है तो वो लॉस को मिनिमाइज करेगा, है कि नहीं? वो ट्राई करेगा कि 420 से कम टायर लगे, 405 लगे, 406 लगे, 410 लगे। लेकिन अगर सपोज एम्प्लॉय ने बोला नहीं नहीं 20 टायर तो खराब हो गए और टायर की जरूरत है ना? और बनाते बनाते उसको 430 टायर्स लग गए, इंस्टेड ऑफ 420 कितने लग गए? 430 लग गए। तो क्या वो वर्कर एफिशिएंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको जितना टारगेट दिया गया था उसने और रिसोर्सेज को क्या किया? वेस्ट किया। बात समझ में आई क्या? तो वो वर्कर एफिशिएंट कब होगा? जब उसको गिवन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज दिया गया है उसी रिसोर्सेज के अंदर उसने बढ़िया प्रोडक्शन करके दिखाया, अच्छा प्रोडक्शन करके दिखाया, है ना? अगर वो वर्कर 410 टायर्स में ही 200 बाइक तैयार कर देता था तो कंपनी बोलती थी आपने ग्रेट काम किया, बहुत अच्छा काम किया, आपने कंपनी के 10 टायर्स बचा लिए। समझ में आ रहा है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society। जब हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहां पर प्रोडक्शन की बात की तो ये मैन्युफैक्चरर का काम है। जब हम लोग यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर रहे हैं तो ये सप्लाई वर्क हो गया। क्या हो गया? सप्लाई। हमको सोसाइटी तक गुड्स को क्या करना है? पहुंचाना है, और ऐसा पहुंचाना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो? सेटिस्फाई हो। तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? तो प्रोडक्ट आपका टाइम पे पहुंचना चाहिए, है ना? सही समय पर पहुंचना चाहिए, टू द राइट पर्सन, सही पर्सन के पास पहुंचना चाहिए, एट द राइट प्राइस, सही प्राइस पे पहुंचना चाहिए, है ना? क्या क्या बताया? करेक्ट टाइम, करेक्ट पर्सन, करेक्ट प्राइस। ऐसे पहुंचेगा तब हम क्या बोलेंगे इसको? एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एफिशिएंट कब होगा? जब उससे मैक्सिमम लोगों को क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है? ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी ये क्या बता रहे हैं? इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। उस गुड्स का प्रोडक्शन करना जो लोगों के द्वारा ज्यादा मांगा जाता है।
है ना, ज्यादातर लोग उसका डिमांड करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, प्रोड्यूस करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी शोज अंडर व्हाट कंडीशन दिस एफिशिएंसी आर अचीव्ड। तो ये जो हम लोग ने देखा तीनों एफिशिएंसी, तो माइक्रो जो इकोनॉमी है ये क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक थियरी शोज अंडर व्हाट कंडीशन, ऐसे कौन से कंडीशन है जिसके थ्रू हम लोग इन एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, है ना। तो ये हमको कंडीशंस बताता है, सिचुएशंस बताता है। दस द फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज मेनली कन्फाइंड टू प्राइस थियरी एंड रिसोर्स अलोकेशन, है ना। तो इसका जो फोकस है, माइक्रो इकोनॉमिक का जो मेन फोकस है वो किस पे है, पहला तो प्राइस थियरी, प्राइस थियरी मतलब डिमांड एंड सप्लाई, और दूसरा रिसोर्स अलोकेशन, रिसोर्स कैसे पहुंचे लोगों तक, उसके ऊपर ये फोकस करता है। इट डज नॉट स्टडी एग्रीगेट रिलेटेड टू होल इकोनॉमी, क्योंकि देखो एग्रीगेट करेगा तो मैक्रो इकोनॉमी का काम है, एग्रीगेट का एनालिसिस करना, होल इकोनॉमी का एनालिसिस करना, ये किसका काम है, मैक्रो इकोनॉमी का काम है, ठीक है। दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो नेशनल लेवल का प्रॉब्लम है ना, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, है ना, ये कौन सा स्टडी है, ये मैक्रो लेवल का है, MACRO, मैक्रो लेवल का स्टडी है, ठीक है ना। तो यहां पर बता रहा माइक्रो इकोनॉमिक इसके साथ डील करता नहीं, किसके साथ डील नहीं करता, वो एग्रीगेट के साथ डील नहीं करता, वो जो मैक्रो लेवल पे है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद पॉवर्टी है, उसके साथ वो डील करता नहीं है। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एटसेट्रा, ये सब इनके साथ डील नहीं करता। क्या कौन डील नहीं करता, माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। थियरी ऑफ ग्रोथ, थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल, मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज एटसेट्रा आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। तो ये सब मैक्रो लेवल पे स्टडी किया जाता है। क्या क्या, थियरी ऑफ ग्रोथ, थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल, मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज एटसेट्रा आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। अब आप लोग में से कुछ लोग बोलेंगे सर फिस्कल का मतलब क्या होता है ना। तो 11th स्टैंडर्ड में भी था फिस्कल हमारे सामने, और अभी आगे भी फिस्कल आएगा, जब हम लोग नेशनल इनकम का चैप्टर वगैरह पढ़ेंगे तब इसको एलेबरेट किया जाएगा। जनरली जो फिस्कल पॉलिसी होता है वो ऑल ओवर जो कंट्री होती है उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आने जाने वाले जो अमाउंट होता है, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, है ना, उसके बीच में जो गैप होता है उसको फिस्कल पॉलिसीज बोला जाता है। तो एलेबरेट करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। मूविंग टूवर्ड्स फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो फीचर्स देखो, हम लोग को 8 फीचर्स, 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके अंदर। फर्स्ट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि होल इकोनॉमी या ओवरऑल जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, जैसे इलेक्ट्रिसी, पॉवर्टी, फिर जॉबलेसनेस, लोगों को जॉब नहीं मिलता, बेरोजगारी जो है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो ये होल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मतलब मैक्रो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स की, मतलब इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल फर्म का स्टडी, है ना, तो वो किससे रिलेटेड हो जाता है, माइक्रो। तो यहां पर वही बताया गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, है ना। हाउस होल्ड का मतलब एक परिवार हो जाता है, ठीक है। एक परिवार के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे परिवार के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो वो मैक्रो लेवल का हो जाता है, समझा। पॉइंट नंबर 2, प्राइस थियरी। तो जब प्राइस थियरी की बात आएगा तो कौन आएगा वहां पर, डिमांड और सप्लाई। आपको नाम लेना मार्केट फोर्सेस, है ना। तो यहां पर देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स। माइक्रो इकोनॉमिक डील करता है कि एक प्रोडक्ट का, एक गुड्स का प्राइस कैसे फिक्स करना है, एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और साथ ही साथ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कौन है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है ना। तो उनका कैसे प्राइसिंग फिक्स करना है, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियरी। तो माइक्रो इकोनॉमिक को प्राइसिंग थियरी भी बोला जाता है।
पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम इसका क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। Microeconomic analysis deals with partial equilibrium, which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry, etc. It isolates an individual unit from other forces and studies its equilibrium independently. कुछ समझ में नहीं आया सर, क्या पढ़ा क्या बता? फिर से एक बार रीड करें। देखो पार्शियल इक्विलिब्रियम, ये जानने से पहले आपको ये जो वर्ड है इक्विलिब्रियम, उसको समझना पड़ेगा, है ना? तो इक्विलिब्रियम किसके साथ डील करता है? इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस ऑफ टू फैक्टर। दो फैक्टर को जब हम बैलेंस करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मिहिर है, मिहिर को भूख लगी और वो गया समोसा परचेस करने। उसने एक समोसा परचेस किया, बट जब उसने प्राइस पूछा तो उसने बोला एक समोसा कितने का है? तो सामने वाले ने बोला एक समोसा जो है वो 50 रुपीज का है। अब मिहिर सोच के गया था कि मुझको समोसा 15 रुपए में मिल जाएगा, 15 रुपीज में, लेकिन ये कितना जो बोल रहा है 50 है कि नहीं? तो मिहिर को ऐसा लग रहा है कि ये समोसा खाने से जितनी यूटिलिटी, जितना यूजफुलनेस मुझे मिलेगा, जितना बेनिफिट मुझे मिलेगा, प्राइस उससे कहीं ज्यादा है। इस समोसे का प्राइस 15 होना चाहिए था, जबकि वो 50 रुपए ले रहा है। मतलब देयर इज नो इक्विलिब्रियम। किसका? यूटिलिटी का और प्राइस का, है ना? यूटिलिटी कम है और प्राइस ज्यादा है, ये डिसइक्विलिब्रियम हो गया। समझ में आया? दोनों के बीच में कोई इक्वालिटी बैठी नहीं। तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर। जब दो फैक्टर के बीच में क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है, बैलेंस होता है, तब हम उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर पूरा इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हम लोग, पार्शियल मतलब वन साइड अप्रोच रख रहे हैं हम लोग। हम पूरा पिक्चर नहीं देख रहे हैं, हम सिक्के का एक ही पहलू देख रहे हैं। ये बात समझ में आई ना? हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। तो हम सिर्फ हेड को देख रहे हैं, टेल को देख रहे हैं नहीं है। ऐसा यहां पर बोला जा रहा है, ये पार्शियल है। कैसा? ये पार्शियल है, पार्शियल एनालिसिस। तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम व्हिच एनालाइजेस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। वो एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का क्या देखता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन देखता है। वो पूरे मार्केट का नहीं दिख रहा है, वो ऑल ओवर कंट्री का नहीं देख रहा है, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल का देख रहा है। किसका देख रहा है? इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एटसेट्रा, है ना? तो जहां पर उसको पूरा का पूरा एज अ ग्रुप देखना चाहिए था, एग्रीगेट में देखना चाहिए था, वो सबको एक जैसा नहीं देख रहा है, पार्शियली देख रहा है। इसके लिए इसको क्या बोला गया? पार्शियल इक्विलिब्रियम। इट आइसोलेट्स एन individual unit from other forces and studies its equilibrium independently। ये क्या करता है? वो किसी एक यूनिट को क्या कर देता है? आइसोलेट कर देता है। आइसोलेट कर देना मतलब अलग कर देता पहले, ठीक है ना? जैसे मैंने अभी बात किया ना, जो पैथोलॉजिस्ट है वो क्या करता है? आपका बॉडी में से बहुत ही थोड़ा सा ब्लड पहले निकाल लेता है, आइसोलेट कर दिया उसने, उस ब्लड को आपके बॉडी से पहले अलग कर दिया। अब वो उसकी स्टडी करेगा। अब उसके स्टडी के बेस पे रिपोर्ट क्या हो जाती है? कभी कभी गलत भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को मलेरिया डिटेक्ट हुआ ना, तो वो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट निकालता है तो उस रिपोर्ट में नेगेटिव आता है, बट आफ्टर 1-2 डेज फिर से वो रिपोर्ट निकालता है तो उसमें पॉजिटिव आता है। और जब पैथोलॉजिस्ट को पूछेंगे ऐसा क्यों आया, 2 दिन पहले तो वो निगेटिव आ रहा था, तो पैथोलॉजिस्ट बोलता है कि नहीं, जो ब्लड हमने लिया था ना उसमें उस लेवल तक वायरस दिखा नहीं था, सेकेंड टाइम ये वायरस बढ़ गया तो वो कंटेमिनेशन हमको देखने को मिला। बात समझ में आ रही है क्या? तो उसने क्या किया? आइसोलेट कर दिया उस पार्ट को। तो यहां पर जो माइक्रो इकोनॉमिक है ये ऐसा ही बिहेव करता है। इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस। ये क्या करता है? किसी यूनिट को उसके फोर्स, उसका जो अदर फोर्सेस है ना, उसका जो ग्रुप है उससे वो अलग कर देता है। एंड स्टडीज इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। और इंडिपेंडेंटली उसके ऊपर मार्केट फोर्सेस का क्या
असर होता है उसको स्टडी करता है। इसके लिए इसको क्या बोला गया है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। पॉइंट नंबर 4, बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशन, बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशन। इकोनॉमिक में जब भी आपको स्टडी करना है, किसी लॉ को पढ़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है एजम्पशंस। क्या हो जाता है? एजम्पशंस। एजम्पशंस का मतलब यहां पर क्या होता है? आपको कुछ चीजें समझ के लेनी पड़ेगी, ऐसा समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको पूछूं कि जब आप कोई फूड कंज्यूम करते हो, ठीक है ना, जैसे आयुष है, आयुष गया और उसे बहुत भूख लगी थी, वो पानी पूरी वाले के पास गया, है ना, गोलगप्पा जो मिलता है मार्केट में, और उसने पानी पूरी खाना स्टार्ट किया। जब उसने फर्स्ट पानी पूरी अपने मुंह में डाली और उसको पूछा जाए कितना अच्छा लगा, कितना मजा आया, ठीक है ना, तो वो उसको कैसे व्यक्त करे? ज्यादा ज्यादा क्या बोलेगा? बहुत अच्छा था, ठीक है। या तो उसको क्या देगा? रैंक देगा, है ना, 10 में से मैं 5 नंबर देता हूं, 10 में से मैं 8 नंबर देता हूं। समझ में आ रहा है क्या? बट क्या उसका कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी है? नहीं है, है कि नहीं? तो हमको उसको समझने के लिए उसको रैंक देने को बोलना पड़ता है। क्या देने बोलना पड़ता है? रैंक। तो यहां पर आप क्या करते हैं? किसी चीज को समझने के लिए कुछ एज्यूम करते हैं, कि ऐसा एज्यूम किया कि सपोज हम टेस्ट को, किसी का टेस्ट होता है ना, किसी चीज के टेस्ट को काउंट कर सकते हैं। आप टेस्ट को काउंट कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते ना, और सबका टेस्ट अलग होता है ना। हो सकता है कोई चीज किसी को बहुत ज्यादा पसंद है तो उसका टेस्ट उसको बहुत अच्छा लगेगा, और किसी को वो बिल्कुल पसंद नहीं है तो बोलेगा नहीं, बिल्कुल टेस्टी नहीं था। हो सकता है ना। तो आप टेस्ट को, किसी के टेस्ट को काउंट कर सकते हैं? नहीं। बट जब आप किसी का एनालिसिस करते हो ना, तो आपको उसको क्या देना पड़ता है? रैंक देना पड़ता है, या एज्यूम करना पड़ता है कि ये इतना टेस्टी है। बात समझ में आया क्या? तो यहां पर बिना एज्यूम किए आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिना एज्यूम किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये टेस्ट का बात आया तो आपको ये मालूम होगा, होटल मैनेजमेंट जो लोग करते हैं ना, तो वहां पर जो शेफ होते हैं, शेफ को अपना क्या करना पड़ता है? फूड बना के देना पड़ता है। और वहां पर कौन आते हैं? फूड इंस्पेक्टर्स जो रहते हैं, है ना, अलग अलग टाइप के, या क्रिटिक्स जो रहते हैं, वो आके क्या करते हैं? आपके फूड को टेस्ट करेंगे और आपको रैंक देंगे। या तो आप ये टीवी चैनल्स पे आता है ना, खाना खजाना, या ऐसा कुछ मास्टर शेफ जैसा प्रोग्राम आता है, तो उसमें आपने देखा होगा, है ना, बहुत सारे जो कंटेस्टेंट रहते हैं वो अपना अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और 3-4 शेफ रहते हैं, वो जो क्या बन के आते हैं? जज बन के आते हैं, और वो लोग क्या करते हैं? रैंक देते हैं, है कि नहीं? अब क्या फूड को रैंक दिया जा सकता है क्या? वो तो सबका क्या है? अलग अलग टाइप का रैंकिंग होता है ना। तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि हम उसको 10 के स्केल पे रखेंगे, है कि नहीं? हो सकता है किसी का फूड इतना अच्छा हो जो 10 की रैंकिंग को भी क्रॉस करता हो, 15 मिलना चाहिए, लेकिन उनका लिमिट कितना है? 10 ही है। बात समझ में आ रही है क्या? तो यू कैनॉट काउंट, बट ऐसा एज्यूम किया जाता है कि हम काउंट कर सकते हैं, और उस एजम्पशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। और इसी के लिए यहां पर क्या बोला गया है? माइक्रो इकोनॉमिक इज बेस्ड अपॉन सर्टन एजम्पशन। बिना एज्यूम किए आप आगे बढ़ सकते नहीं हो, आप स्टडी नहीं कर सकते हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशन, जो बेसिक अजम्पशन है। सबसे पहला अजम्पशन इसमें क्या है? आपको हर एक लॉ के आगे मिलेगा, क्या लिखा रहेगा? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। वो ये लिखेंगे कि ये लॉ कब अप्लाई होगा। जैसे लॉ ऑफ डिमांड आप पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई आप पढ़ेंगे, तो उसके स्टार्टिंग में क्या लिखा रहेगा? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। जब बाकी सब कांस्टेंट रहेगा तो, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा तो, समझ में? ऐसा, सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लेजिस फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। दिस assumption मेक दी एनालिसिस सिंपल। और ये सब एजम्पशन करके हम लोग क्या करते हैं? अपने एनालिसिस को सिंपल कर लेते हैं। बराबर है? एग्जाम्पल, अब जब आप पढ़ोगे लॉ ऑफ डिमांड, क्या पढ़ोगे? लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में एक पर्टिकुलर टॉपिक आएगा जो
प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट के प्राइस पे। तो लॉ ऑफ डिमांड में ऐसा बताया जाएगा कि जो प्राइस होता है उसकी वजह से डिमांड में क्या होता है? चेंजेस होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अगर उसका प्राइस बढ़ा दिया जाए तो डिमांड कम हो जाता है ना। पेट्रोल की अगर प्राइस बढ़ा दें तो उसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। और अगर उसका प्राइस गिरा दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, तो उसका डिमांड इंक्रीज होगा। समझा क्या? ये क्या है? लॉ है। क्या ये? लॉ। लेकिन इस लॉ के पहले क्या बोला गया? अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। बाकी सब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तब ये लॉ क्या होगा? अप्लाई होगा। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि वो ऐसा समझ रहे हैं, ये एजम्पशन लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि ऐसा एजम्पशन नहीं लेंगे तो कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अचानक आपको पता चला कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो पहले 70 रुपीज का था, अभी 80 रुपीज का मिलेगा। तो प्राइस बढ़ने वाला है, तो क्या होना चाहिए था? डिमांड कम होना चाहिए था। लेकिन आपको मालूम पड़ा कि पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं, अगले 5 दिन के बाद क्या हो जाएंगे? पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे। तो भले प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कम होगी क्या? नहीं। आप फिर भी जाएंगे ओवर प्राइस में परचेस करके आएंगे। जैसे बीच में होगा ना, कोरोना की वजह से सारे स्टोर्स वगैरह सब बंद हो गए, थोड़े टाइम के लिए ओपन हो रहे थे, तो लोग क्या कर रहे थे? पैनिक बाइंग। पैनिक बाइंग मतलब भले किसी के प्राइस कुछ भी होने दो, ज्यादा से ज्यादा परचेस कर रहे थे। तो वहां पे डिमांड में कमी नहीं आई, डिमांड उल्टा क्या हो गया? बढ़ गया। तो लॉ अप्लाई हुआ क्या? नहीं। इसके लिए क्या बोला जाता है? ये लॉ कब काम करेगा? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। जब बाकी सब क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो क्या क्या चीज कांस्टेंट रहेगा? जैसे परफेक्ट कंपटीशन रहेगा मार्केट में, लेजर फेयर पॉलिसी रहेगा, है ना, प्योर कैपिटलिज्म रहेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, एक्सेट्रा। दिस एजम्पशंस मेक द एनालिसिस सिंपल। ये सब एजम्पशन लेने की वजह से हमारा जो एनालिसिस होता है वो क्या हो जाता है? सिंपल हो जाता है। अब इसमें से कोई कोई पॉइंट आपको लग रहा होगा क्या बोला है, आगे हम समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। स्लाइसिंग मेथड, ये तो बहुत सिंपल है। मैंने पहले बता दिया आपको कि हम लोग होल बॉडी का एनालिसिस नहीं कर रहे। जैसे मैंगो, ठीक है ना, अभी मैंगो को खाने के दो तरीके हैं। या तो जैसे वो कैटरीना कैफ खाती है ना माजा में, पूरा मैंगो चूस जाती है, तो वो क्या हो गया? होल मैंगो। और जैसे हम खाते हैं, क्या करते हैं? उसका एक पीस स्लाइस करते हैं, है ना, एक एक पीस स्लाइस करते हैं, कट करते हैं और खाते हैं। तो आप जब स्लाइसिंग मेथड यूज कर रहे हो, मतलब आप पूरे बॉडी का एक स्मॉलेस्ट पार्ट यूज कर रहे हो एनालिसिस के लिए, उसको बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड, है ना। पूरे बॉडी में से जो ब्लड है, तो पूरे ब्लड को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसका एक सैंपल टेस्ट किया तो भी समझ में आता है। इसको बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड, मतलब सैंपल चेकिंग करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमिक इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट। ये पूरे इकोनॉमिक को क्या करता है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करता है। एंड देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली। और हर एक यूनिट को क्या करता है? सेपरेटली स्टडी करता है, डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम, है ना। तो पूरे कंट्री का इनकम देखने की बजाय हम क्या देखते हैं? इंडिविजुअल इनकम, एक व्यक्ति का इनकम कितना है, आउट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड देखने की जगह हम क्या देख रहे हैं? इंडिविजुअल डिमांड देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया? स्लाइसिंग मेथड। कौन सा मेथड? स्लाइसिंग मेथड। तो वेरी सिंपल। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? मार्जिनलिज्म। मार्जिनलिज्म क्या होता है? द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो मार्जिनलिज्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, की टूल है, बहुत मेन टूल है। The term marginal means change brought in total by economic models. It has made a valuable contribution to economics. By developing various terms, concept, terminology, tools of economic analysis, etc., economic models are built using various economic variables. ये कुछ गलत पढ़ रहा हूँ आई थिंक, क्योंकि ये दूसरे फैक्टर्स में जाएगा। आई एम सॉरी, यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, फिर से रीड करते हैं हम लोग। द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय, अब ये हम लोग इस तरफ रीड करेंगे, टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट, ठीक है,
Marginal analysis help to study a variable through the changes. Producers and consumer take economic decisions using this principle. अच्छा, रीड किया तो एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं। तो पहले हम लोग ना ये जो वर्ड था ना मार्जिनलिज्म, उसको समझते हैं। व्हाट इज मार्जिनलिज्म? अभी अभी मैंने बात की कि आयुष को भूख लगी है, आयुष गया और वो पानी पूरी उसने खाना स्टार्ट किया, और जब जैसे उसने पहला गोलगप्पा मुंह में डाला, हम उसको पूछते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, टेस्ट कैसा है, तो उसने बोला बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरा पानी पूरी खाया, फिर से हमने पूछा इसका क्या स्केल देंगे, तीसरा खाया, चौथा खाया। आपको क्या लगता है अगर उसने 20 पानी पूरी खाया तो जो पहली पानी पूरी खाई थी और जो लास्ट में 20th पानी पूरी खाई, दोनों का टेस्ट उसको सेम लगेगा? क्या टेस्ट में कुछ कमी होगा? ऑब्वियसली टेस्ट में कुछ कमी होगा, है ना। तो जब हम लोग एडिशनल कमोडिटी का या एडिशनल यूनिट का स्टडी करते हैं और जो डिफरेंसेस पता चलता है हमको, उसके एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? मार्जिनल एनालिसिस, ठीक है ना। तो जो एग्जांपल अभी अभी हम लोग ने लिया फूड का, कि स्टार्टिंग में जो फूड आपको टेस्टी लग रहा था, जैसे जैसे आपकी भूख कम होती गई, है ना, और एक लेवल ऐसा आ गया कि आपका पेट एकदम फुल हो गया, तो नेक्स्ट जो रहेगा वो आपको उतना टेस्टी लगेगा नहीं। तो उसके टेस्ट में क्या हुआ? गिरावट हुआ। तो ये गिरावट कैसा हो रहा था? वो एट अ स्ट्रेच अचानक नहीं हुआ, वो धीरे 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 होता गया। तो जैसे ही आप एडिशनल यूनिट खा रहे थे, है ना, तो उसमें टेस्ट में क्या हो रहा था? उसके टेस्ट में गिरावट आ रही थी। तो इसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? मार्जिनल एनालिसिस, ठीक है। तो ये मार्जिनल एनालिसिस क्या करता है? बहुत हेल्प करता है इकोनॉमिक में। आपको ये मार्जिनल एनालिसिस चैप्टर नंबर 2 में बार बार आएगा, वहां पर हमको देखना है। तो देखो क्या बोला था, द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल। जो टोटल में जो चेंज लेकर के आता है ना, एन एडिशनल यूनिट, टोटल में किसी एडिशन को मिक्स करने की वजह से जो चेंज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल चेंज। क्या बोलते हैं? मार्जिनल चेंज। समथिंग एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा आ गया तो मार्जिनल चेंज क्या होगा, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूं, अभी भी कुछ लोगों को अगर डाउट होगा तो। सपोज मैं एक छोटी सी क्लास चला रहा हूं, ट्यूशन समझ लो आप, प्राइवेट ट्यूशन, और जिसके अंदर 10 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 10। अभी ये 10 स्टूडेंट के लिए मुझको कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। क्या एक्सपेंडिचर है? सपोज मैं इन सबको बैग प्रोवाइड करता हूं, नोटबुक भी प्रोवाइड करता हूं, टेक्स्ट बुक भी प्रोवाइड करता हूं। तो हर एक स्टूडेंट के पीछे मुझको 3000 रुपीज खर्च करना पड़ता है, बराबर है। तो 10 स्टूडेंट है तो मुझको टोटल कितना खर्चा करना पड़ेगा? मेरा एक्सपेंडिचर क्या होगा? 10 इंटू 3000 कितना हो गया? 30,000। तो ये मेरा क्या हो गया? एक्सपेंडिचर, बराबर है। हाँ, 30,000 ये मेरा क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। ये टोटल एक्सपेंडिचर है। क्या ये? टोटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, अभी सपोज मेरे ट्यूशन में मैं किसी टीचर को भी बुलाता हूं, जिसको मैं लेक्चर वाइज पेमेंट करता हूं। कैसा पेमेंट करता हूं? लेक्चर वाइज, कि पर लेक्चर का मैं आपको 1000 रुपीज दूंगा, ठीक है। अभी वहां पर 10 स्टूडेंट बैठे या 15 स्टूडेंट बैठे, मुझको तो टीचर को कितना पे करना है? मुझको उस टीचर को 1000 ही पे करना है कि नहीं। तो वहां पर 10 स्टूडेंट की जगह पे 11 स्टूडेंट आ गया, एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ गया, तो भी टीचर को कितना पे करना है? 1000। लेकिन मेरे जेब से जो खर्चा एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? सपोज 10 स्टूडेंट थे, अभी एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा आया, तो मेरा खर्चा कितने से बढ़ जाएगा? 3000, है ना। क्यों? टीचर को तो एक्स्ट्रा पे नहीं करना, सिर्फ उसका जो मटेरियल है वो मुझको एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा?
मार्जिनल एक्सपेंडिचर कितना 3000, मतलब जो मुझको एक यूनिट एक्स्ट्रा आने की वजह से, एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा आने की वजह से जो एक्सपेंडिचर इंकर करना पड़ रहा है उसको मैं बोलूंगा मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलूंगा? मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल एक्सपेंडिचर। अभी आपको मार्जिनल समझ में आ गया? एक्स्ट्रा यूनिट, एक्स्ट्रा कंजम्पशन जब होता है उसके ऊपर क्या आपका कॉस्ट लगता है, उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। ऐसे यहां पर बताया गया marginal analysis help to study variables through the changes producers and consumer take economic decision using the principle। और ये जो चेंजेस है इसके बिहाफ में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या करते हैं? इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। जैसे मैं हूं ना, मैं ट्यूशन टीचर हूं, तो मैं डिसाइड करूंगा कि ये जो नया बच्चा आया है उससे कितना फीस चार्ज करना है, तो मेरे दिमाग में ही चलेगा ना मेरा खर्चा क्या हो रहा है। सिर्फ नोट्स का बैग का खर्चा मुझको देना है, टीचर को तो वैसे भी उतना ही पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी भी उतना जाएगा, एसी का कंजम्पशन भी उतना ही होगा। तो मैं अपना प्राइसिंग डिसाइड कर सकता हूं इस मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे। समझ में आ रहा है? ऐसा एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। ये कैसे कैसे नाम दे दिए यहाँ पे, सुना सुना लागे या देखा है पहली बार? है ना, कैसा नाम दिया है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। तो ये जो नाम है मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, ये आगे आपको एग्रीगेट का जो चैप्टर्स आएगा मैक्रो इकोनॉमिक, है ना, या प्राइसिंग थियरी जब आएगी तब आपको मालूम पड़ेगा। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, ये अलग अलग टाइप के क्या है, सेलर्स बताए गए। क्या बताए गए? सेलर्स या मार्केट बताए गए। अलग अलग टाइप के मार्केट होते हैं, उसमें से देखो सबसे बेस्ट आपको ये दो चीज तुरंत समझ में आ जाएगी, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। मोनोपोली वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सेलर। मोनो मतलब सिंगल और पोली मतलब सेलर। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। तो मोनोपोली का मतलब होता है ऐसा सेलर जिसका कोई भी कॉम्पिटिटर ना हो, सब्स्टिट्यूट ना हो, मतलब वो चाहे जिस प्राइस पे क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। तो ये एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर कोई कंपटीशन होता नहीं है, आपके अलावा वो कोई प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहा है। समझा क्या? तो पहले इसका एग्जांपल देना होता तो हम लोग एग्जांपल किसका देते थे? रेलवेज का देते थे कि रेलवेज क्या है, मोनोपोली है, रेलवे के अलावा कुछ चलता नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट का है। लेकिन अभी धीरे धीरे रेलवे को भी क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है? सिंगल सेलर होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, जो हमारा नॉर्मल मार्केट होता है ना, ठीक है ना, उसमें कुछ इसके फीचर्स मिलते हैं। किसके? परफेक्ट कंपटीशन के। बराबर है। फिर है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? कुछ सेलर कुछ बायर्स, मतलब आप उंगलियों पे गिन सके उतने ही सेलर रहते हैं, ज्यादा सेलर होते नहीं है, उसको हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और वैसे ही ओलिगोपोली होता है। ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक में आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए ये पार्ट मैं अभी यहां पर नहीं लेता हूं, उसका पूरा चैप्टर है, जब हम उस पर जाएंगे तो उसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ठीक है? तो इन शॉर्ट ये सब क्या है? टाइप ऑफ मार्केट है। क्या है? टाइप ऑफ मार्केट। तो जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हो, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। तो ये अलग अलग जो मार्केट स्ट्रक्चर है ना, इसको ये क्या करता है? स्टडी करता है। क्या करता है? स्टडी करता है। ठीक है? लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप हमने देखा कैसा है? लिमिटेड है। कहां तक लिमिटेड है? ये स्लाइसिंग मेथड यूज करता है, मतलब इंडिविजुअल जो यूनिट है उसका ही स्टडी करता है। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट। ये एग्रीगेट का स्टडी करता नहीं है। इट डजंट डील विथ नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कैसे प्रॉब्लम? जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये बड़े बड़े जो मुद्दे हैं जो नेशन वाइड है ना, राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उसको उसके साथ ये डील करता नहीं है। जो छोटे छोटे हैं, जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, है ना, जैसे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल या हाउस होल्ड, है ना, उसके बारे में स्टडी करता है। तो इसका स्कोप कैसा है? लिमिटेड है। तो चलो फटाफट हम लोग गो थ्रू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या था? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट।
पॉइंट नंबर 2 प्राइसिंग थियरी, पॉइंट नंबर 3 पार्शियल इक्विलिब्रियम, पॉइंट नंबर 4 based on certain assumptions, based on certain assumptions, पॉइंट नंबर 5 स्लाइसिंग मेथड, स्लाइसिंग मेथड तो याद रहेगा आपको, ठीक है, क्योंकि उसमें कैटरीना आई थी, मैंगो का एक छोटा सा स्लाइस हम लोग कट करके खाते हैं, तो स्लाइसिंग मेथड वो याद रहेगा। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, 1 एक्स्ट्रा यूनिट का कॉस्ट है ना, मार्जिनल कॉस्ट, तो उस एग्जांपल से आपको याद रहेगा। देन एनालिसिस ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, और लास्ट क्या है, लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप मतलब इसका स्कोप इंडिविजुअल यूनिट तक ही लिमिटेड है, नेशन वाइड प्रॉब्लम से ये डील करता नहीं है, ठीक है। तो डन फॉर द डे, आज के लिए इतना काफी है। हमने फीचर्स किया, डेफिनेशन किया, इंट्रोडक्शन किया इकोनॉमिक्स का। आपको ये जो है डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये आपको एज अ होमवर्क लिखना है। तो आप क्या क्या लिखेंगे देखो, सबसे पहले आपको ये जो पार्ट है ना, ये आपको यहां तक पूरा लिखना है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद आप डेफिनेशन में ये जो मॉरिस डॉब है उसका आप डेफिनेशन लिख लें। ये डेफिनेशन आप 5 टाइम्स लिखो ताकि आपको बाय हो जाए। देन ये जो थियरी दिया गया था चार्ट के साथ में, है ना, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थियरी ऑफ इकोनॉमी वेलफेयर, ये आपको करना है। ये कंप्लीट करो अलॉन्ग विद दिस चार्ट, और चार्ट के बाद लास्ट में क्या करेंगे, फीचर्स। फीचर्स को आपको लिखना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क।